दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में भारत के दो विभिन्न महत्वपूर्ण भूभागों का बड़ा विस्तृत डिस्कशन कर चुके हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का और विशाल उत्तरी मैदान का। आज हम तीसरे महत्वपूर्ण हिस्से की बात आपसे करेंगे, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। ये एक बड़ा सा हिस्सा जो आपको क्रीम कलर का दिख रहा है, आप देख रहे हैं, इस पूरे भारत के हिस्से में लगभग आधा हिस्सा इसी भूभाग का है, जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसकी हम बात करेंगे आपसे। ये भारत का बड़ा महत्वपूर्ण भूभाग है। आधे हिस्से को लगभग कवर करता हुआ ये ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसे हम कह सकते हैं प्राचीनतम भूभाग है ये हिस्सा, जिसका हम आगे के मानचित्र में डिटेल डिस्कशन अगर देखें तो आपको लगेगा कि ये हिस्सा है, ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं। ये अब उसका विस्तृत मानचित्र ये वाला हिस्सा है, हम ये मान लेंगे ये पूरा हमारा भूभाग है, जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। तो इसमें दो तरह के फीचर्स हैं, आगे हम इसका डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर हम इसकी सामान्य बात करें तो ये पूरा हिस्सा यहाँ लिखा हुआ है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, पृथ्वी धरातल पर पाए जाने वाले प्राचीनतम भूखंडों में से एक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत वो हिस्सा है जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। हमने फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल में पढ़ा इस बात को कि हमारा जो पैंजिया था वेगनर के अनुसार, उसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड है। तो जो दक्षिणी महाद्वीप जिनसे भूभाग से बने हुए हैं, उसी भूभाग से यानी गोंडवाना लैंड से, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड से हमारा प्रायद्वीपीय भारत का भी निर्माण हुआ है। इसलिए जाहिर है जो हिस्सा बड़ा पुराना होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स जिसकी जो है वो एज होगी, तो उस पर कई तरह की विवर्तनिक घटनाएं भी घटित हुई होंगी, कई तरह की अपरदनात्मक घटनाएं भी घटी हुई होंगी। तो उन अपरदनात्मक घटनाओं के कारण ये सारा हिस्सा एक ऐसा है जो एक रोलिंग प्लेटूज की तरह हो गया, काफ़ी घिसा पिटा प्लेटू हो गया है, बिकॉज ऑफ अपरदन और कई तरह की विवर्तनिक घटनाओं की वजह से डिसेक्ट भी हो गया है, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। तो अगर हम इसका पूरा स्वरूप देखें तो लिखा हुआ रफली ट्रायंगुलर इन शेप, यानी ये जो है त्रिभुज के आकार का एक बड़ा त्रिभुज जिसे हम कह सकते हैं, उस आकार का है, जिसके उत्तर में अरावली, पहाड़ी, कैमूर और राजमहल हिल्स हैं। अगर हम देखें इसका मैप तो आपको लगेगा ये जैसे मानचित्र है। तो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ से देख रहे हैं ये और ये पूरा एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की जो उत्तरी भुजा है वो अरावली श्रेणियां, और उसके बाद विंध्यन के आगे कैमूर रेंज और राजमहल की पहाड़ियां हैं। ये तीनों पहाड़ियां इसकी उत्तरी भुजा के रूप में काम करती हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, जिसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, ये पश्चिमी घाट, और इसके पूर्व में यानी जो तीसरी भुजा है त्रिभुज की, वो ये वाली भुजा आपको दिख रही है, जिसको हम पूर्वी घाट कहते हैं, यानी ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो इस तरह से ये पहाड़ियों के द्वारा बनी हुई भुजाओं का त्रिभुज है, जिसका अपेक्स जिसे हम कह सकते हैं, जिसका सिरा यहाँ कन्याकुमारी पर, केप कोमरिन लिखा हुआ है, कोमरिन यहाँ, तो कन्याकुमारी पर स्थित है। तो अगर हम इसको एक त्रिभुज मान लें यहाँ से यहाँ तक का, तो उसका सिरा कहाँ है? कन्याकुमारी पर। ये रफली एक त्रिभुजाकार हिस्सा है। उसके साथ जो इसका एरिया है वो लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। हमने पहले पढ़ा था भारत की शुरुआत में कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और उसका आधा हिस्सा इस भूभाग के द्वारा घेरा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 16 लाख है। और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। अब ये जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसकी ऊंचाइयां हैं, यानी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्षेत्र के हिसाब से इसमें विभिन्नता पाई जाती है। इस पूरे भूभाग का जो ढाल है, अगर हम देखें इसका मैप, तो इसका ढाल जो है वो
इधर से, ये देखिए सारी नदियां हैं जो, वो सारी नदियां इधर से पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही हैं। इस मीन्स ये है कि अधिकांशतः सामान्यतः इसका ढाल जो है वो किधर से, पश्चिम से पूरब की तरफ है। इसी वजह से इसमें यहाँ पाई जाने वाली चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सारी नदियाँ पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसके साथ साथ दो इसमें एक्सेप्शन है, जिसमें नर्मदा और ताप्ती, जो ऐसी नदियां हैं जिनको अगर आप मानचित्र के द्वारा देखें, ये नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत का एक्सेप्शन है। बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, अधिकांश बड़ी नदियां। और ये दो बड़ी नदियां ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। ये नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, और ये सतपुड़ा और डेक्कन जो है महाराष्ट्र का पठार उसके बीच में जो भ्रंश घाटियां हैं, उन भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होते हुए आके अरब सागर में गिर जाती हैं। ये दो एक्सेप्शन है नदियों का। उसके बाद यह है कि हाईली स्टेबल ब्लॉक, स्टेबल का मतलब बड़ा स्थिर भूखंड है, क्योंकि इसकी एज बहुत ज़्यादा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के नाते इसकी एज बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ा ओल्डेस्ट पार्ट है। नेचुरली ओल्डेस्ट होगा तो ये स्थिर भाग होगा, स्टेबल पार्ट भी होगा, यानी इसमें बहुत ज़्यादा किसी तरह के क्या कहते हैं मूवमेंट की कोई संभावना नहीं है, यानी अपर्दन की ज़्यादा कोई संभावना नहीं है। तो इसी वजह से ये स्टेबल है, यानी भूकंप लगभग नहीं के बराबर आने की कोई संभावना नहीं है इस एरिया में। इसी को कहते हैं स्टेबल ब्लॉक। और जब ये स्टेबल है तो जाहिर है उन प्राचीन चट्टानों से इसका निर्माण भी हुआ है, जिसे हम नीस और शिष्ट कहते हैं। तो आर्कियन पीरियड की नीस और शिष्ट चट्टानों से लगभग ये हिस्सा बना हुआ है। और हमने पहले भी पढ़ा था, उस टाइम हम बात कर रहे थे, तब चूंकि ये प्रायद्वीपीय जो भारत है ये प्लेटू पठारी प्रकार का है, जिसका निर्माण मुख्यतया ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से जो रॉक्स बनती हैं उनमें से नीज और शिष्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए ये जो पूरा हमारा हिस्सा है, अधिकांश उसके भागों में जो है वो ब्लैक सॉयल पाई जाती है बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन से। अगर हम समग्र रूप से देखें इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत को, तो समग्र रूप से हमें ऐसा लगेगा कि ये छोटे छोटे सेवरल स्मॉलर प्लेटूज, छोटे छोटे पठार हैं, यानी अलग अलग हिस्सों में, जिसे हम कहते हैं डिसेक्टेड टोपोग्राफी, यानी डिवाइडेड बाय डिफरेंट रिवर्स, अलग अलग नदियों से इसका विभाजन कर दिया गया हो, उसको हम कहते हैं डिसेक्टेड टोपोग्राफी। तो जो पठारी भाग है वो छोटे छोटे पठारों में ये बटा हुआ है, आगे हम उसका डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, श्रृंखलाएं, जिन्हें हिल रेंजेस हम कहते हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला, हम बात करेंगे आगे। और उसके बाद इसके बीच बीच में क्या है, रिवर बेसिन्स और रिवर वैली, यानी नदी घाटियाँ हैं और नदी के द्वारा निर्मित मैदानी भाग भी हैं। कुछ बड़ी बड़ी महानदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, इनके द्वारा घाटियों का निर्माण किया गया है और आसपास मैदानों का भी निर्माण किया गया है। ये टोपोग्राफी ऐसी है, मूलतः पठारी प्रकार का होने के साथ साथ इसमें पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, इसमें नदी के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान भी हैं और नदी घाटियाँ भी, गहरी घाटियों का भी निर्माण हुआ और कई सारे जलप्रपात भी, चूँकि गहरी घाटियों में इन नदियों का प्रवाह होने के नाते कई सारे जलप्रपातों का निर्माण भी हुआ है, जिसमें जोग जलप्रपात, जिसे हम कहते हैं भारत का उच्चतम सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो इसी भूभाग में स्थित है। तो ये एक सामान्य परिचय था भारत के प्रायद्वीपीय भूभाग का। अब इसके एक एक हिस्से की बात हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।